Good morning, everyone, and let's start the explanation of special set 2. सबसे पहले कॉमन एरर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 1. The manager called the chief of the workers and asked him to describe about the incident. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद करना होगा. डिस्क्राइब के बाद और डिस्कस के बाद ये दो वर्ब हैं. डिस्क्राइब और डिस्कस, इनके साथ कहीं भी अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाता है. अबाउट लगाने के चलते यह सेंटेंस गलत है, इसलिए आंसर होगा 1 का सी. क्वेश्चन नंबर 2 इज वी नो इट वेल दैट ही कैन नॉट बी एबल टू मैनेज द वर्कर्स. तो वी नो इट वेल दैट ही कैन नॉट बी एबल टू, कैन और कुड के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए अच्छा इसको हम दो तरीके से आपको बताते हैं. हमने इस पूरे पार्ट को घेर दिया. हम इस वाक्य को दो तरीके से सुधारेंगे. हम लिख सकते हैं कि ही इज नॉट एबल टू, तभी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा. ही इज नॉट एबल टू. और अगर हमें इस सेंटेंस को कैन नॉट से लिखना है तो हम लिखेंगे कैन नॉट मैनेज द वर्कर्स. यानी जब भी आप कैन का प्रयोग करें, कुड का प्रयोग करें, तो एबल टू का नहीं करेंगे, क्योंकि कैन भी शक्ति या क्षमता को दर्शाता है और एबल टू भी शक्ति या क्षमता को दर्शाता है. तो सेम एक्सप्रेशन के लिए दो शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है. तो कभी भी वाक्य में कैन या कुड हो तो उसके साथ एबल टू का प्रयोग मना होता है, नहीं करेंगे. नेक्स्ट फीलर है और क्वेश्चन है द पुलिस डिसाइडेड टू. पुलिस ने डिसाइड की. क्या डिसाइड की? डैश द डिपार्टमेंट स्टोर आफ्टर दे हैड रिसीव्ड ए बॉम्ब वार्निंग. पुलिस को एक बॉम्ब की वार्निंग मिली, बॉम्ब की चेतावनी मिली, और इस चेतावनी के बाद पुलिस ने निर्णय लिया उस डिपार्टमेंट स्टोर को डैश कर देने का. अब यहाँ एक ग्रामर का इंपॉर्टेंट रूल मिल रहा है. आफ्टर के पहले अगर V2 दिया हुआ हो तो आफ्टर के बाद वाले पार्ट में हम हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं. इसलिए यहाँ हैड V3 एक महत्वपूर्ण रूल आप यहाँ से सीख रहे हैं. तो अबैंडन मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना. अबैंडन त्याग देना या छोड़ देना. इविक्ट मीन्स होता है बेदखल करना. इविक्ट मीन्स होता है बेदखल करना. अब इविक्ट का साइनो होगा डिस्पोजेज. डिस्पोजेज. इवैक्यूएट मीन्स होता है छोड़कर अन्यत्र चले जाना. इवैक्यूएट मीन्स होता है छोड़कर अन्यत्र जाना. और एक्सपेल मीन्स होता है निष्कासित करना. एक्सपेल मीन्स निष्कासित करना. परीक्षा से विद्यार्थियों को एक्सपेल किया जाता है. आप सुने होंगे कि उसका एक्सपल्सन हो गया. एक्सपल्सन हो गया यानी एक्सपेल शब्द का यह नाउन बन जाता है, तो एक्सपल्सन हो जाता है. इवैक्यूएट छोड़कर अन्यत्र. पुलिस वाले क्या किए? जब उन्हें वार्निंग मिली बॉम्ब की तो वे उस डिपार्टमेंट स्टोर को जहां पर वे थे निश्चित तौर पर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह वो जाएंगे. इसलिए बेस्ट आंसर इवैक्यूएट होगा. अब अबैंडन त्याग देना, किसी बिल्डिंग इत्यादि को त्याग देते हैं जो पुरानी स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है, गिरने वाली है, वहां हम अबैंडन का प्रयोग करते हैं. इविक्ट का प्रयोग मैंने समझा दिया, बेदखल करना के अर्थ में होता है. अब इवैक्यूएट के लिए अगर कोई वर्ड हम देना चाहें तो मूव आउट का प्रयोग आप इवैक्यूएट के लिए कर सकते हैं. इसका अर्थ होता है मूव आउट. अब मूव आउट क्या है? तो मूव आउट अपने आप में शिफ्ट है. शिफ्ट कर जाना कहीं, तो वो कहीं शिफ्ट कर गए, इसलिए 3 का आंसर होगा सी. नेक्स्ट वन इज आई वांट टू डैश रीड ऑफ हिम. तो यहाँ पर गेट होगा और यह एक इडियोमेटिक यूज है गेट रीड ऑफ, जिसका अर्थ होता है छुटकारा पाना. गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना.
तो गेट रीड ऑफ फिक्स्ड है, ये याद करने की चीज है, तो यहाँ हम गेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन इज इफ यू हैव डैश इन अराइविंग लेट आई शैल हैव टू रिपोर्ट यू टू द मैनेजर। यदि आप देर आने में डैश करते हैं तो मुझे मैनेजर को रिपोर्ट करना होगा। शैल हैव टू जहां भी मिले आप हिंदी निकालेंगे, ना होगा या ना पड़ेगा। तो यदि आप लेट आते रहे तो मुझे मैनेजर को रिपोर्ट करना होगा, सूचित करना होगा। तो परसिस्ट मतलब होता है कायम रहना, दृढ़ रहना, कायम रहना या दृढ़ रहना, यानी बने रहना, जिस अवस्था में है उसी में जारी रहना परसिस्ट होता है, यही आंसर होगा। इंसिस्ट मतलब होता है हठ करना, जिद करना। प्रिवेल मीन्स होता है व्याप्त हो जाना, छा जाना। प्रिवेल का एडजेक्टिव बनाते हैं तो प्रेवलेंट हो जाता है, व्याप्त होना, छा जाना। और प्रिजर्व मीन्स संरक्षित करना, बचाना, संरक्षित करना, बचाना। कंजर्व, सेव इसके सिनोनिम होते हैं। अब यहाँ एक ग्रामेटिकल चीज सीखिए, परसिस्ट के बाद हमेशा इन लगता है और इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन लगता है। और यहाँ आप देख रहे हैं इन लगा हुआ है, यह संकेत कर रहा है कि आपका आंसर होगा ए, इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है। नेक्स्ट वन इज ही इज वेरी हैप्पी एज हिज लोन हैज बीन डैश। सभी लोग जानते हैं कि लोन अप्रूव होता है, लोन सैंक्शन होता है, तो यहाँ हम लोग सैंक्शनड भी लिख सकते थे, अप्रूव्ड भी। अब गिवन एक कॉमन वर्ड है जो देना के अर्थ में आता है, गिव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अगर ऑप्शन में अप्रूव्ड या सैंक्शन नहीं होता तो आंसर गिवन होता। इनिशिएट वर्ब वन है और उससे इनिशिएटेड बना हुआ है। इनिशिएट मीन्स होता है आरंभ करना। सैंक्टिफाइड मीन्स होता है पवित्र, एडजेक्टिव है सैंक्टिफाइड, पवित्र। नेक्स्ट वन इज शी टेक्स डैश हर मदर। अब टेक के साथ यहाँ हमें एक प्रेपोजिशन लगाना होगा, तो फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत याद करने में यह मिलता है। टेक आफ्टर, रंग रूप में, विचार व्यवहार में एक जैसा होना। रंग रूप विचार व्यवहार में एक जैसा होना टेक आफ्टर होता है। इसके लिए हम रेजेंबल का प्रयोग करते हैं और आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी रेजेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं दिया जाता है। परीक्षाओं में टू या विथ दे करके हमेशा क्वेश्चन दिए गए हैं, कभी भी इनके साथ टू या विथ का प्रयोग दिखे तो आप काटेंगे। रेजेंबल अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेता है, उसी अर्थ में टेक आता है, अपने बाद हमेशा आफ्टर लेता है, इसलिए 7 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट वन इज चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन वर्ड, यानी हमें सिनोनिम बताना है। वर्ड है एब्स्टेमियस, यह अपने आप में एडजेक्टिव होता है। एस्टेमियस का अर्थ होता है संयमी, इसका सिनोनिम औस्टिय होता है, इसका सिनोनिम मॉडरेट होता है। मॉडरेट यहाँ दिया हुआ है। अब एब्स्टेमियस किसके लिए यूज करें? वह व्यक्ति जो रहने और खाने की चीज़ों का ध्यान रखे, कैसे रहें और क्या खाएं, जो लिविंग और फूड का ध्यान रखता है उस व्यक्ति को एब्स्टेमियस कहा जाता है, जिसका साइनो होता है ऑस्टिय। मॉडरेट भी इसका साइनो होता है। अब मॉडरेट उनको भी कहते हैं जो शालीन होते हैं विचार में, जो दरियादिली रखते हैं, उन्हें भी हम मॉडरेट कहते हैं। उदारवादी भी मॉडरेट का दूसरा अर्थ होता है। उदारवादी, वह जो उदारवादी सिद्धांत का आदमी है उसे भी मॉडरेट कहा जाता है। मॉडरेट मतलब मध्यम भी होता है, मिडिल भी इसका साइनो हो जाता है। हार्श मीन्स होता है कड़ा, हार्श मीन्स होता है रुक्ष। हार्श ट्रीटमेंट, कड़ा व्यवहार, रुक्ष व्यवहार। हार्श साउंड, कड़ी आवाज। ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट, वह जो धुंधला है, वह जो स्पष्ट नहीं है उसे ऑब्सक्योर कहते हैं। और प्रीसस, बहुमूल्य, आप जान लें ये सभी शब्द जो दिए गए हैं ये एडजेक्टिव ही हैं। मॉडरेट, प्रीसस, हार्श और ऑब्सक्योर ये सभी एडजेक्टिव है। एब्स्टेमियस भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज इनविगोरेट। इनविगोरेट मीन्स होता है जोश भरना। इनविगोरेट मीन्स होता है उत्साह बढ़ाना,
जोश भरना, उत्साह बढ़ाना, उत्साह वर्धन करना। अमित जी हैं, बनारस में इंस्टीट्यूट चलाते हैं, LCM इंस्टीट्यूट है इनका। इन्होंने कल के कमेंट में लिखा था कि सर इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन हम नहीं देखे थे। थैंक यू आपको। और इससे एक बात याद आई कि भाई सभी विद्यार्थी जो इससे कुछ लाभ ले रहे हैं जरूर कुछ अच्छे कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें तो और बढ़िया। तो इनविगोरेट, वीगर शब्द से बना हुआ वर्ब है, यह अंत में एटी है इसलिए यह वर्ब हो जाएगा। वीगर शब्द के पहले इन प्रेफिक्स लगा दिया गया और बाद में एट सफिक्स लगा दिया गया तो यह बन गया इनविगोरेट, जोश भरना, उत्साह बढ़ाना। तो रिवाइटलाइज, रिवाइटल शब्द बड़ा प्रचलित शब्द है, आप सुने होंगे, टीवी में प्रचार देखते होंगे। रिवाइटल का एक दवा है जो लोग खाते हैं शक्ति के लिए। तो रिवाइटलाइज मतलब होता है जोश भर देना या उत्साह बढ़ा देना, इसलिए इनविगोरेट का साइन हो जाएगा रिवाइटलाइज। प्लेसेंट मतलब होता है शांत करना, प्लेसेंट मीन्स होता है शांत करना। लैमेंट मीन्स होता है विलाप करना, किसी के मृत्यु के ऊपर रोना, कोई बुरी खबर सुन करके, दुखद खबर सुन करके रोना, विलाप करना कहलाता है। इसके लिए बिवेल शब्द का प्रयोग होता है, इसके लिए मौर्न शब्द का प्रयोग भी होता है। लैमेंट, बिवेल, मौर्न ये सिनोनिम होते हैं। डैम्पेन मतलब होता है हतोत्साहित करना, डैम्पेन मीन्स होता है हतोत्साहित करना। यानी यह जो इनविगोरेट शब्द आपने यहाँ देखा, यह इनविगोरेट का एंटोनिम है और इसका सिनोनिम होता है रिवाइटलाइज। नेक्स्ट वर्ड इज इनएल्यूक्टेबल। इनएल्यूक्टेबल मीन्स होता है अपरिहार्य, यानी वह जिसे हम टाल नहीं सकते हैं। अपरिहार्य या अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, वह जो अति आवश्यक हो उसे इनएल्यूक्टेबल कहते हैं। अवॉइडेबल इसका एंटोनिम हो जाएगा, इनेविटेबल इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनेविटेबल मीन्स होता है अवश्यंभावी, वह जो टले नहीं, वह जिसे टाला न जा सके, जो निश्चित तौर पर हो, वह अपरिहार्य है, अत्यावश्यक है, अवश्यंभावी है, इसलिए इनएल्यूक्टेबल का सिनोनिम होगा इनेविटेबल। और अवॉइडेबल इसका एंटोनिम हो जाएगा। अवॉइडेबल मीन्स होता है परिहार्य, यानी दैट कैन बी अवॉइडेड, परिहार्य, दैट कैन बी अवॉइडेड। जेन्युइन मीन्स होता है असली, जेन्युइन मीन्स होता है ओरिजिनल, वास्तविक, असली। और होपफुल मीन्स होता है आशावान। ये सभी शब्द भी अपने आप में एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज लाइबेल। लाइबेल मीन्स होता है, लाइबेल मीन्स लांछन, लाइबेल मीन्स निंदा। डिफेमेशन मीन्स मानहानि, डिफेम शब्द का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डिफेमेशन। लेबल मीन्स होता है उत्तरदायी, लायबल मीन्स उत्तरदायी, जवाबदेह इसका सिनोनिम हो जाता है आंसरेबल, इसका सिनोनिम हो जाएगा अकाउंटेबल, आंसरेबल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिव, ये सभी लेबल के सिनोनिम हो जाते हैं। इंडोलेंट मीन्स होता है आलसी, इंडोलेंट मीन्स होता है आलसी। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है प्रशंसा। तो आपके सामने शब्द है लांछन है, निंदा है, निंदा लेख भी कहते हैं लाइबेल को। तो यहाँ एंटोनिम देना है, हमें अपोजिट देना है, इसलिए आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा। नेक्स्ट वर्ड इज लेविटी। लेविटी मीन्स होता है फ्रिवॉलिटी, लेविटी मीन्स होता है फ्रिवॉलिटी, फ्रिवॉलिटी मीन्स होता है लाइटनेस। क्या है ये सब? तो छिछोरापन, जिसमें गंभीरता का अभाव हो, छिछोरापन, छिछोरापन,
शब्द होता है छिछोरापना नहीं, छिछोरापन, लाइटनेस, फ्रिवॉलिटी। इसका एडजेक्टिव होता है फ्रीवलस, छिछोरा, तुच्छ। तो ग्रेविटी, ग्रेविटी मीन्स होता है गंभीरता। एंटोनिम हमें देना है, इसलिए 12 का आंसर ए होगा। बाउंडलेस, जिन शब्दों में लेस लगा हो वे सभी एडजेक्टिव होते हैं। बाउंडलेस मीन्स होता है असीम, असीमित, इनफाइनाइट। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स होता है जटिलता, कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव है। और कॉम्प्लेक्स से यह बना हुआ शब्द है कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स का यह नाउन रूप है कॉम्प्लेक्सिटी। और यह कॉन्सेंसस है, कॉन्सेंसस मीन्स होता है आम सहमति या सर्वसम्मति, कॉन्सेंसस। नेक्स्ट वन इज टेनेसस। टेनेसस मीन्स होता है दृढ़, टेनेसस मीन्स होता है डिटरमिन्ड, टेनेसस मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग। ये दोनों उसके सिनोनिम हैं। हमें एंटोनिम देना है तो हेजिटेटिंग होगा। हेजिटेटिंग मतलब होता है जिसमें दृढ़ निश्चय न हो, जो हिचकिचा जाए किसी काम को करने में, हिचकिचाने वाला। जिसको दृढ़ निश्चय न हो वह हेजिटेटिंग है, जिसको दृढ़ निश्चय हो टेनेसस है, डिटरमिन्ड है, स्ट्रॉन्ग है। अब डेफर मीन्स होता है टाल मटोल करना, डेफर मीन्स टाल मटोल करना। प्रोक्रेस्टिनेट इसका सिनोनिम होगा, लोइटर इसका सिनोनिम होगा, डाउडल इसका सिनोनिम होगा। प्रोक्रेस्टिनेट, डाउडल, लोइटर, पुट ऑफ, ये सभी डेफर के सिनोनिम होते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ पोयम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन। वह कविता जो किसी के मृत्यु पर लिखी गई है उसे हम एलेजी कहते हैं। एलेजी मीन्स शोक गीत होता है, एलेजी मीन्स शोक गीत। सोनेट मीन्स होता है चतुष्पदी कविता, सोनेट मीन्स होता है चतुष्पदी कविता, यानी वह कविता जो 14 पंक्तियों की है। पोयम ऑफ 14 लाइन्स को सोनेट कहते हैं। ओड मीन्स होता है संबोध गीत या संबोधन गीत, इसको हम स्तोत्र भी कहते हैं। जैसे देवी देवताओं के लिए स्तोत्र गाए गए हैं संस्कृत में, उन्हें भी ओड कहा जाता है। तो उस अर्थ में लें तो इसे हम शाम कहेंगे, इसे हम हीम कहेंगे। शाम या हिम, भजन या स्तोत्र, ओड, यह संबोध गीत है, काव्यमय होता है। यह इसमें लय होता है, लिरिसिज्म होता है ओड के अंतर्गत। एपिक मीन्स होता है महाकाव्य, महाकाव्य भगवद गीता, रामायणा, कुरान, बाइबिल, ये सभी एपिक है। तो एपिक मीन्स महाकाव्य। नेक्स्ट वन इज माइनिया फॉर टॉकिंग। सबसे पहले हमें माइनिया को समझना है। माइनिया मीन्स होता है एक्सट्रीम डिजायर। जहां भी माइनिया शब्द आए सेंस नेगेटिव हो जाता है। एक्सट्रीम डिजायर, अब एक्सट्रीम डिजायर अच्छी बात नहीं है, इसे हिंदी में उन्माद कहते हैं। यह बेचैनी है, यह रोग है, यह अति तीव्र इच्छा है। तीव्र इच्छा भी चलेगी लेकिन अति तीव्र इच्छा नहीं चलेगी, इसलिए माइनिया को उन्माद कहा जाता है, बेचैनी कहा जाता है। तो माइनिया जिस जिस शब्द में लगा हो वो सभी नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और जब हम मैनिएक कर देते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। माइनिया शब्द का एडजेक्टिव होता है मैनिएक। मैनिएक जो है उस आदमी को दर्शाता है जिसमें माइनिया होता है। वह आदमी जिसमें किसी न किसी तरह की माइनिया हो, उस आदमी को हम मैनिएक कहते हैं। तो एक शब्द याद करेंगे और आपको 2 शब्द याद होंगे, जैसे पाइरोमाइनिया। अब पाइरो आग को दर्शाता है। इस सब का डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ कम समय में बताना है इसलिए हम बहुत विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। सबका लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच इत्यादि करके हम एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप वहां से देख लेंगे। तो पाइरोमाइनिया, पाइरो आग को दर्शाता है, यानी आग लगाने की तीव्र इच्छा, सांकेतिक केवल। क्लेप्टोमैनिया चोरियोन्माद, यानी चोरी करने की तीव्र इच्छा। बिब्लियोमाइनिया यानी पुस्तक की तीव्र इच्छा, पुस्तक के प्रति तीव्र इच्छा, माने उन्माद कहें इसको। इच्छा कहने पर तो अच्छा लगने लगता है,
उन्माद है, यह बेचैनी है। और लोगोमाइनिया मतलब होता है बात करने की तीव्र इच्छा, इसलिए आंसर होगा 15 का बी। नेक्स्ट वन इज वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम डेंजर, वह जो हमेशा खतरे से भाग जाए उसे टिमिड कहते हैं। टिमिड मीन्स होता है डरपोक, वह जिसमें खतरे का सामना करने की हिम्मत न हो, शक्ति न हो, साहस जो न जुटा पाए, वह टिमिड होता है। एस्केपिस्ट मीन्स होता है भगोरा, भागा रहने वाला, इसके लिए हम एब्सकॉन्डरर का प्रयोग करते हैं। वह जो अपराध इत्यादि करके भाग जाता है वह एब्सकॉन्डरर होता है, जिसे पुलिस खोजती रहती है, उसी को हम एस्केपिस्ट भी कहते हैं। सिरकर मीन्स होता है कामचोर, वह आदमी जो काम से जी चुराता है वो सिरकर है। यह सिर्क वर्ब में ER सफिक्स लगाने से, प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। यह शब्द एस्केप शब्द से बना है। एस्केपिस्ट कॉमन नाउन है, एस्केपिस्ट और सिरकर। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ ट्रुएंट। ट्रुएंट मीन्स होता है भगोरा, लेकिन भगोरा विद्यार्थी, सबके लिए यह यूज नहीं होगा। यह भगोरा विद्यार्थी यानी वह विद्यार्थी जो बिना पूर्व सूचना के विद्यालय से, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग से भागा रहे, उसे ट्रुएंट कहते हैं। तो जो डेंजर से भागे उसे क्या कहेंगे? तो बी, 16 का आंसर बी होगा। टिमिड, जो खतरे का सामना न कर पाए उसे हम टिमिड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज टू कीप शर्ट ऑन। टू कीप शर्ट ऑन का अर्थ होता है टू रिमेन काम। यहाँ मिस्टेक हुआ है, ऑन नहीं होना चाहिए, टाइप मिस्टेक हुआ है हमसे, यहाँ होगा एंड। टू रिमेन काम एंड वेट फॉर समथिंग, यानी शांत रहकर किसी चीज की प्रतीक्षा करना, शांत रहकर किसी चीज की प्रतीक्षा करना टू कीप शर्ट ऑन होता है। टू कीप शर्ट ऑन, शांति पूर्वक प्रतीक्षा करना, शांति पूर्वक प्रतीक्षा करना, इसलिए आंसर होगा सी। अब केवल टू वेट नहीं होगा और टू बी काम नहीं होगा, इसमें दोनों चीजें होती है। वह आदमी काम भी होता है और किसी चीज के होने की प्रतीक्षा करता है। तो टू कीप शर्ट ऑन यह वर्ब जैसा यूज होने वाला इडियम है। नेक्स्ट वन इज इल एट ईज। इल एट ईज मीन्स होता है असहज, वह जो मंच इत्यादि पर भाषण देने में घबराता है। तो आई फेल्ट इल एट ईज वाइल डिलीवरिंग माई स्पीच ऑन द स्टेज। तो इल एट ईज मीन्स असहज, एम्बैरेस्ड घबराया हुआ, एम्बैरेस्ड। इल एट ईज का मीनिंग एम्बैरेस्ड भी होता है, घबराया हुआ, अनकंफर्टेबल भी होता है, असहज, इसलिए 18 का आंसर ए होगा। अनब्रिडल्ड मीन्स होता है बेलगाम, यानी वह जिस पर किसी तरह का कोई लगाम न हो, नियंत्रण न हो, वह अनब्रिडल्ड है। यह ब्रिडल शब्द से बना है। ब्रिडल मीन्स होता है लगाम, जो घोड़े को लगाया जाता है काबू करने के लिए। और एक शब्द होता है ब्राइडल, BRIDAL, वधू संबंधी या दुल्हन का। तो नेक्स्ट वर्ड है अनकॉन्शस। अनकॉन्शस मीन्स होता है बेहोश। कॉन्शस शब्द के पहले अन प्रीफिक्स लग गया, अनकॉन्शस बन गया। और सिक, सिक आप जानते हैं बीमार, इल, इल। तो आंसर होगा 18 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज टू गिव द गेम अवे। टू गिव द गेम अवे का अर्थ होता है अनजाने में पोल खोल देना, अनजाने में पोल खोल देना। टू गिव द गेम अवे, तो टू मेक द गेम ओवर नहीं होगा, टू फुलफिल द डिमांड नहीं होगा। टू रिवील द सीक्रेट, टू रिवील द सीक्रेट इनएडवर्टेंटली। अब इनएडवर्टेंटली मतलब होता है अनजाने में, जानबूझकर का अंग्रेजी होता है डेलिबरेटली। अब इनएडवर्टेंटली का एंटोनिम लिखना हो तो हम लिखेंगे डेलिबरेटली, जानबूझकर। इसका होगा इंटेंशनली, इंटेंशनली जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर। ये इनएडवर्टेंटली के सिनोनिम, इनएडवर्टेंटली के एंटोनिम हो गए। रिवील मीन्स होता है पर्दाफाश करना, खुलासा करना। इसका यहाँ सिनोनिम हो जाएगा डाइव्यूल्ज, डाइव्यूल्ज, एक्सपोज,
एक्सपोज, यानी टू गिव द गेम अवे मतलब होता है अनजाने में राज खोल देना, इसलिए 19 का आंसर सी होगा। टू बी एंक्सस, एंक्सस मीन्स होता है चिंतित, उद्विग्न, एंक्सस मीन्स होता है चिंतित, उद्विग्न, बेचैन। एडजेक्टिव है एंग्जाइटी, इससे नाउन बनता है। नेक्स्ट इज स्टैंड बाय, यह फ्रेजल वर्ब है। स्टैंड बाय मीन्स होता है टू हेल्प, टू सपोर्ट, इसलिए आंसर होगा बी। अपोज मीन्स होता है विरोध करना, अपोज मीन्स विरोध करना, इसी से नाउन बनता है अपोजिशन, विपक्ष। रिलाई मीन्स होता है भरोसा करना, रिलाई के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगता है। काउंट ऑन, रिलाई ऑन, भरोसा करना। हिंडर मीन्स होता है विघ्न डालना, यह हैम्पर का सिनोनिम है। इम्पीड का सिनोनिम है, इम्पीड, हैम्पर इसके हिंडर के सिनोनिम होते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट भी इसका सिनोनिम होता है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, उस शब्द को चूज कीजिए जो सही सही लिखा गया है। तो एम्बेसी गलत है, EMBASSY होगा एम्बेसी। वेंडीटा बिल्कुल सही है, पुश्तैनी झगड़ा, वेंडीटा पुश्तैनी झगड़ा। फ्यूड इसके बदले यूज होता है, वह झगड़ा जो पुश्त दर पुश्त चलता आ रहा है उसे वेंडीटा कहते हैं। कहीं कहीं प्रतिशोध के अर्थ में भी वेंडीटा का प्रयोग हुआ है, प्रतिशोध, बदला। कमाउफ्लेज का स्पेलिंग गलत है, ए के जगह पर ओ होगा। कमाउफ्लेज मीन्स होता है छद्म भेष, यानी भेष बनाया हुआ, नया रूप धारण किया हुआ, कमाउफ्लेज। अब कमाउफ्लेज का प्रयोग जब हम वर्ब के अर्थ में करते हैं तो इसका अर्थ ढक लेना भी होता है या ढक देना भी होता है, यह वर्ब नाउन दोनों है। रेनिगेट गलत है, रेनिगेट में एन के बाद आई नहीं, एन के बाद ई रहता है। रेनिगेट मतलब होता है बागी, वह जो पार्टी इत्यादि के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाए, किसी दल के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाए, किसी सत्ता के विरुद्ध हो जाए, उसे रेनिगेट कहते हैं, बागी। नेक्स्ट 22 इज जेटिसन, जेटिसन में डबल टी होता है। जेटिसन मीन्स होता है त्याग देना या छोड़ देना, जेटिसन मीन्स त्याग देना या छोड़ देना होता है, जेटिसन। और टर्मोइल में ई अननेसेसरी लगा हुआ है, टर्मोइल मीन्स होता है हलचल, उपद्रव। अप्रोवर इसका साइनो होता है, टर्मोइल के बदले अप्रोवर का प्रयोग करेंगे। क्लैंडेस्टाइन बिल्कुल सही है, क्लैंडेस्टाइन मीन्स होता है गुप्त, सीक्रेट इसका साइनो होता है, लेकिन खास तौर पर क्लैंडेस्टाइन का प्रयोग गुप्त धंधों के लिए, गुप्त व्यापार के लिए किया जाता है। और सीक्रेट का अर्थ तो गुड सेंस में भी होता है। परनीसियस शब्द है, परनीसियस में ये गलत है, ई के जगह पर आई रहेगा। परनीसियस मीन्स होता है हार्मफुल, यानी हानिकारक, हार्मफुल इट मीन्स हानिकारक। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, तो बैड हैबिट्स मस्ट बी निप्ड, ये भी देखिए इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंतर्गत भी हमने एक इडियम दिया है, यहाँ एट नहीं होता है, टू नीप इन द बड होता है, यह इडियम है टू नीप इन द बड, टू नीप इन द बड। बड मीन्स होता है कली, कोपल, यानी आरंभ में ही मसल देना, आरंभ में ही कुचल देना, यानी समाप्त कर देना को टू नीप इन द बड कहते हैं। तो बैड हैबिट्स मस्ट बी निप्ड इन द बड, बुरी आदतों को शुरू में ही मसल देना चाहिए, कुचल देना चाहिए। तो आपका आंसर होगा 23 का ए। 24 इज इट इज 20 ईयर्स सिंस आई हैव बिगन लिविंग हियर। सिंस के पहले वाला पार्ट अगर प्रेजेंट में हो, ये ट्रिक याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। जब भी सिंस के पहले वाला पार्ट प्रेजेंट में हो, खास तौर पर यह प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, लेकिन टाइम को बताने के लिए आता है तो इज भी लेता है। ऐसे जनरली यह प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो सिंस के पहले वाला यदि प्रेजेंट में है तो बाद वाला सिंपल पास्ट ही होगा। यह ट्रिक है कि प्रेजेंट परफेक्ट
सामान्य ट्रिक मैं बता रहा हूं जो यूज होता है हमेशा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट, यानी सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट का कोई भी पार्ट हो तो बाद वाला सिंपल पास्ट में ही होगा, इसलिए हैव बिगन बिल्कुल गलत है, यहाँ बिगैन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट इज ही एंजॉयज टू टेल स्टोरीज, कुछ खास वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा जेरंड आता है और एंजॉयज भी उसी में है। स्टार्ट, स्टॉप, लाइक, डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, एंजॉय, ओवर ईट, माइंड, रिस्क, रेसिस्ट, कीप, प्रीफर और भी बहुत सारे हैं जिनके बाद हमेशा जेरंड आता है। तो 25 का आंसर सी होगा। याद करने की चीज़ है कि एंजॉय के बाद, एस्केप के बाद, इन सब के बाद हमेशा जेरंड आता है, इसलिए 25 का आंसर सी हुआ। यह ग्रामेटिकल है, याद करने की चीज़ है। नेक्स्ट पैसेज है, तो द ग्रेटेस्ट एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड, मानवता एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो मैनकाइंड होता है और ह्यूमन का बनाते हैं तो ह्यूमैनिटी होता है। तो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन, एज पीपुल हैव डिस्कवर्ड, अब ये कठिन बनाने के लिए बीच बीच में कॉमा से दे करके शब्दों को रख दिया जाता है ताकि वो कठिन बन जाए। अब इसको हटा लें तो मिल जाएगा कि द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड इज नॉट साइंस। देखिए हिंदी कैसे निकालेंगे, बहुत विद्यार्थी कंप्लेन करते हैं सर हिंदी निकालने नहीं आता है। मेरा पैसेज का एक्सप्लेनेशन आप देखिए, हिंदी निकालने आपको आ जाएगा। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड इज नॉट साइंस, यानी मैनकाइंड का, मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुश्मन, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, सबसे बड़ा दुश्मन साइंस नहीं है, इज नॉट साइंस, यानी साइंस नहीं है। एज पीपुल हैव डिस्कवर्ड, जैसा कि लोगों ने खोजा है, पीपुल हैव डिस्कवर्ड, बट वॉर, यानी साइंस नहीं है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन युद्ध है। इन पॉइंट्स को याद करना है तब आप आंसर दे सकते हैं। साइंस मेयरली रिफ्लेक्ट्स द सोशल फोर्सेज बाय व्हिच इट इज सराउंडेड, यानी साइंस के बारे में कहा जा रहा है कि साइंस मियरली, मियरली अपने आप में एडवर्ब है, मियर शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है मात्र, सिर्फ, मात्र, ओनली का सिनोनिम होता है मियरली। तो साइंस मियरली रिफ्लेक्ट्स द सोशल फोर्सेज, साइंस करता क्या है, तो यह सामाजिक शक्ति जो है, सामाजिक शक्तियों को परिलक्षित करता है, उसी को तो दिखाता है। रिफ्लेक्ट करना मतलब दिखाना, परिलक्षित करना। तो साइंस मियरली रिफ्लेक्ट द सोशल फोर्सेज बाय व्हिच इट इज सराउंडेड, यानी जिन शक्तियों से साइंस घिरा रहता है, सिर्फ उन्हीं शक्तियों को दिखाने का काम, परिलक्षित करने का काम यह साइंस करता है। तो जब आप साइंस पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्ट मतलब होता है परावर्तन होना, इसी को साहित्य में हम लोग कहते हैं परिलक्षित करना या विचार व्यक्त करना, दर्शाना, दिखाना। तो साइंस मेयरली रिफ्लेक्ट्स द सोशल फोर्सेज बाय व्हिच इट इज सराउंडेड। इट इज फाउंड दैट, यह पाया जाता है कि व्हेन देयर इज पीस, जब शांति होती है, साइंस इज कंस्ट्रक्टिव, तो साइंस वहां निर्माणकारी बन जाता है। कंस्ट्रक्टिव का एंटोनिम होता है डिस्ट्रक्टिव। अब देखिए यहाँ डिस्ट्रक्टिव भी दिया हुआ है, विनाशकारी। कंस्ट्रक्टिव मतलब निर्माणकारी और डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी। तो साइंस इज कंस्ट्रक्टिव, साइंस निर्माणकारी होता है तब जब शांति होती है, और व्हेन देयर इज वॉर, लेकिन जब युद्ध हो जाता है, साइंस इज परवर्टेड। अब यह शब्द जो है परवर्टेड, इसका अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। परवर्ट का प्रयोग हम आदमी और चीज दोनों के लिए करते हैं। वह आदमी जो सही मार्ग से भटक जाए उसके लिए भी परवर्टेड का प्रयोग होता है। परवर्टेड इसका सही उच्चारण होता है। परवर्ट मीन्स होता है बिगड़ जाना, टू गो एस्ट्रे इसका सिनोनिम होता है। तो साइंस इज परवर्टेड टू डिस्ट्रक्टिव एंड्स। एंड्स मीन्स होता है उद्देश्य। यहाँ एंड मैंने समाप्त मत समझिएगा, ये नाउन है तब ऐसे लिया है। तो एंड्स मीन्स होता है उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, एम्स, उद्देश्यों। तो व्हेन देयर इज वॉर, जब युद्ध होता है, साइंस इज परवर्टेड टू डिस्ट्रक्टिव एंड्स,
तब साइंस का रूप बिगड़ जाता है और उस समय यह डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है, विनाश करने का काम करता है। लेकिन जब शांति होती है तब वही साइंस कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है, यानी निर्माण करने का काम करता है। तो साइंस में तो दोनों गुण हैं, वह कंस्ट्रक्टिव भी होता है, वह डिस्ट्रक्टिव भी होता है। द वीपन्स विच साइंस गिव्स अस, वे अस्त्र जिसे साइंस ने हमें दिया है या हमें देता है, डोंट नेसेसरीली क्रिएट वॉर, वे निश्चित तौर पर आवश्यक रूप से युद्ध को जन्म नहीं देते हैं। दिस मेक वॉर इंक्रीजिंगली मोर टेरिबल, युद्ध को तो हम लोग जन्म देते हैं, साइंस जन्म नहीं देता है। हाँ, अब करता क्या है कि जो वीपन साइंस ने बनाया वे वीपन उस युद्ध को मोर टेरिबल बना देते हैं, यानी और भयावह बना देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, पहले उतने भयावह भयानक हथियार यूज नहीं होते थे जितने आज यूज हो रहे हैं। इंक्रीजिंगली, इंक्रीज से बना हुआ एडवर्ब है। तो साइंस ये करता है कि युद्ध की स्थिति में भयावहता को बढ़ा देता है, जो अस्त्र हमें देता है वो बड़े भयानक होते हैं और तब आहत की स्थिति बढ़ जाती है, यह हम कह सकते हैं। Until now it has brought to the doorstep of doom। अब ये यहाँ कुछ ग्रामेटिकल एरर है, until से बेहतर वर्ड यहाँ होगा till, ये ग्रामेटिकल एरर था। यहाँ होगा till now it has brought to the doorstep of doom, यानी अब यह साइंस जो है बढ़ करके आ चुका है चौखट पर, डोर स्टॉप पर, स्टेप पर, यानी थ्रेश होल्ड पर। डोर स्टेप मीन्स होता है थ्रेशोल्ड, चौखट। अब यह डूम के चौखट पर आ गया है। डूम मतलब ही विनाश होता है। डूम मीन्स विनाश, डूम मीन्स दुर्भाग्य। आवर मेन प्रॉब्लम देयरफॉर, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देंगे, जब सब्जेक्ट के बाद देयरफॉर का प्रयोग होता है तो अपने दोनों तरफ कॉमा लेता है। देखिए, आवर मेन प्रॉब्लम इस पार्ट का सब्जेक्ट है और इसके बाद जब देयरफॉर आया तो दोनों तरफ कॉमा लिया। तो आवर मेन प्रॉब्लम इज नॉट टू कर्ब साइंस, हमारी प्रमुख समस्या, प्रधान समस्या, मेन समस्या साइंस को कर्ब करना नहीं है। कर्ब करना मीन्स होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, यानी हम साइंस को कंट्रोल ना करें, यह हमारी समस्या नहीं है। बट टू स्टॉप वार, हम युद्ध को ना बंद कर दें। हम साइंस पर क्यों ब्लेम करें, साइंस को क्यों रोकें, साइंस को डेवलप करने दें। लेट साइंस डेवलप एंड वी मस्ट स्टॉप वॉर। यदि हम मानव जाति का कल्याण चाहते हैं तो युद्ध को रोकें, साइंस के विकास को नहीं, साइंस को कर्ब न करें। दिस इज ए जॉब इन विच एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट, यह वह काम है जिसमें हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। किस काम की बात हो रही है, तो वार को स्टॉप करने के काम में हर किसी को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, भागीदारी लेनी चाहिए, इंक्लूडिंग साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को भी। यानी वैज्ञानिकों को यहाँ क्यों रखा लेखक ने, इंक्लूडिंग यानी को मिलाकर, को लेकर, को साथ में लेकर, यानी वैज्ञानिकों को भी इसमें मदद करनी चाहिए कि युद्ध कैसे रुके। ये विपन्स तो बना करके हमें दे देते हैं, लेकिन इनका भी दायित्व बनता है कि वार को कैसे स्टॉप किया जाए, यह इनके जॉब के अंतर्गत, काम के अंतर्गत आता है। बट द बॉम्ब ऑफ हिरोशिमा सडनली वोक अस टू द फैक्ट दैट, लेकिन हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा था वो एकाएक हमें जगाया, टू द फैक्ट दैट, इस सच्चाई को बताया हमें, जगाया हमें कि वी हैव वेरी लिटिल टाइम, यानी अब हिरोशिमा पर जब बम गिर गया तो अब समय तो ना के बराबर बचा है, वेरी लिटिल है, बहुत ही कम है। द आवर इज लेट, यानी अब काफ़ी देर हो गया है। द आवर इज लेट, काफ़ी देर हो गया। एंड आवर वर्क हैज स्कार्सली बिगन, और इस क्षेत्र में यानी साइंस इतना विनाशकारी बन गया कि बम बहुत पहले गिर चुका हिरोशिमा के ऊपर, यानी साइंस का विनाश अब अटैकिंग मूड में आ चुका है और हमारा काम जो युद्ध को रोकने का है वो शायद ही शुरू हुआ है। नाउ वी आर फेस टू फेस विद दिस अर्जेंट क्वेश्चन, अब हमारे सामने सम्मुख है, फेस टू फेस, सम्मुख हमारे सामने यह प्रश्न है, यह अर्जेंट प्रश्न है, यह त्वरित क्वेश्चन है कि कैन एजुकेशन एंड टॉलरेंस, टॉलरेंस मीन्स होता है सहनशीलता, यह टोलरेट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सहनशीलता, इंड्योरेंस इसका सिनोनिम होगा।
क्या शिक्षा, सहनशीलता, समझदारी और रचनात्मक बुद्धि रन फास्ट एनफ टू कीप अस अब्रेस्ट विद आवर ओन माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय, यानी हमारी जो बढ़ती हुई शक्ति है, माउंटिंग कैपेसिटी है, हमारी जो बढ़ती हुई क्षमता है, यानी डिस्ट्रक्शन के प्रति जितना हम विकास कर रहे हैं, क्या हम उतनी ही तेज गति से विकास कर सकते हैं अपने क्रिएटिव इंटेलिजेंस की, अपने अंडरस्टैंडिंग की और अपने टॉलरेंस की, कि हम उसके साथ अब्रेस्ट हो सके, टू कीप समवन अब्रेस्ट विथ, यानी से एक कहते हैं ना कंधे से कंधा मिलाकर चलना, गले से गले मिलाकर चलना, यानी दोनों में बराबरी होना। तो क्या अब ये दोनों बराबरी कर सकते हैं? डिस्ट्रक्शन में तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इन चीज़ों में तो अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है। तो यह एक ज्वलंत मुद्दा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जेंट क्वेश्चन है। दैट इज द क्वेश्चन विच वी विल हैव टू आंसर वन वे और द अदर। यह वह प्रश्न है जिसका हमें आंसर देना होगा, विल हैव टू, हमें आंसर देना पड़ेगा, चाहे जिस तरीके से दे, वन वे और दी अदर, माने हम चाहे जिस तरीके से, इस तरीके से या उस तरीके से हमें इसका आंसर देना होगा इन दिस जनरेशन, इसी पीढ़ी में, इसी पीढ़ी में, किसी और पीढ़ी में नहीं, इसी पीढ़ी में। साइंस मस्ट हेल्प अस इन फाइंडिंग द आंसर, और इस आंसर को प्राप्त करने में साइंस अवश्य हमारी मदद करे। बट अल्टीमेटली, लेकिन अंततः द मेन डिसीजन लाइज विद इन आवर सेल्व्स, अंततः निर्णय जो है वो तो हम पर निर्भर करता है, हमारे अंदर डिसीजन है, क्योंकि युद्ध साइंस नहीं करता है, युद्ध हम शुरू करते हैं और साइंस के द्वारा बनाए अस्त्रों का इस्तेमाल करके हम उसे टेरिबल बना देते हैं। नाउ वी शुड कम टू द क्वेश्चंस। द फ्रेज आवर वर्क हैज स्कार्सली बिगन, इसका मतलब क्या है? इम्प्लाइज मतलब होता है अर्थ होना, मतलब होना, ये सभी शब्द आपको सीखना चाहिए, पैसेज में बार बार आता है। इम्प्लाई, इम्प्लाई मतलब मीन, इम्प्लाई का सिनोनिम होता है मीन, अर्थ होना, मतलब होना। तो आवर वर्क हैज स्कार्सली बिगन, यानी शायद ही हमारा काम शुरू हुआ है। तो हैज ओनली जस्ट बिगन, हैज नॉट येट बिगन, स्कार्सली नेगेटिविटी को दर्शाता है, कल के सेट में भी आया था, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। हैज नॉट येट बिगन, हैज बिगन बट नॉट येट फिनिश्ड, नहीं कहा जा रहा है शायद ही शुरू हुआ है, माने नहीं शुरू हुआ है, इसलिए 26 का आंसर होगा बी। आवर माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल बाय, हमारे अंदर जो क्षमता बढ़ती जा रही है डिस्ट्रॉय करने की, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, किसके द्वारा? तो बाय एनकरेजिंग सोशल फोर्सेज, एजुकेशन फॉर ऑल, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। अब यहाँ एजुकेशन फॉर ऑल और क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, ये दोनों ही महत्वपूर्ण लग रहा है। एजुकेशन, लिबरल थिंकिंग एंड, ये देखिए, ये आवर माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल बाय एजुकेशन, लिबरल थिंकिंग, क्रिएटिविटी भी सही है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस भी सही है, लेकिन पैसेज में लिबरल थिंकिंग की चर्चा नहीं की गई थी, इसलिए बेस्ट आंसर होगा सी। एजुकेशन फॉर ऑल केवल एजुकेशन से नहीं होगा, अब अगर हम इंटेलिजेंस ले लेते हैं तो एजुकेशन भी इसमें आ जाता है, इसलिए बेस्ट आंसर होगा सी। ये देखिए कितनी बारीकता, कितनी माइन्यूटनेस है, कितने बारीकी से देखना पड़ता है ऑप्शन को। नेक्स्ट इज according to the author, the real enemy of mankind is not science but war, because मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु साइंस नहीं है, युद्ध है, क्योंकि साइंस ड्यूरिंग वॉर इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, साइंस merely invents the weapon with which war is fought, the weapons that science invent necessarily lead to war, the weapons invented by science do not cause war। ये सबसे बढ़िया आंसर है कि वे अस्त्र जो साइंस ने बनाया ये वार के कारण नहीं होते हैं, दो दे मेक इट मोर डिस्ट्रक्टिव, ये उसे मोर डिस्ट्रक्टिव बना देते हैं, कारण तो हम लोग बनते हैं। 29 इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर द सोल्यूशन लाइज इन, सोल्यूशन निर्भर है, सोल्यूशन निहित है कहें ज़्यादा बेहतर होगा, लाई इन मतलब होता है निहित होना, सॉल्यूशन निहित है। किस चीज में सॉल्यूशन है, कैसे हम इसका समाधान निकाल सकते हैं?
तो प्रिवेंटिंग साइंटिस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, एबोलिशिंग वॉर, स्टॉपिंग साइंटिफिक एक्टिविटीज एवरीवेयर, स्टॉपिंग साइंस फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग, एक भी ऑप्शन सूटेबल नहीं है। कैसे? अकॉर्डिंग टू दी ऑथर द सॉल्यूशन लाइज इन, अब इसमें चूंकि ये पैसेज मैंने कहीं से लिया है, ना आंसर ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, कोई भी सूटेबल नहीं है, मजबूरी हो जा रही है उत्तर देना, क्या दें हम। अकॉर्डिंग टू दी ऑथर द सॉल्यूशन लाइज इन, सॉल्यूशन तो निर्भर करता है कि भाई लोगों को एडुकेट करें, लोगों को शिक्षित करें, उन्हें कंस्ट्रक्टिव बनाएं, क्रिएटिव बनाएं, और यह बात कहीं पैसेज में दिख ही नहीं रही है। प्रिवेंटिंग साइंटिस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, इस प्रश्न को छोड़ दिया जाए, we should leave this question. Next one is the expression bring to the doorstep of doom, यानी हमें ला देता है दुर्भाग्य या विनाश के चौखट पर, यानी हमें वहां ला खड़ा करता है जहां से विनाश ही विनाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। यह बात किसमें कही गई? लीड अस टू द थ्रेशोल्ड, देखिए मैंने वहां बताया था डोर स्टेप का साइन और थ्रेशोल्ड होगा, याद कर लेंगे। ऑफ न्यू डेस्टिनी, डेस्टिनी न्यू डेस्टिनी बिल्कुल नहीं, ये तो गुड सेंस है, जबकि यह बैड सेंस का वर्ड है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इंट्रोड्यूस अस टू एन अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर, हमें एक ऐसे फ्यूचर की ओर ले जाता है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट का सिनोनिम होता है फोरटेल, प्रोफेस इसका सिनोनिम होता है फोरटेल, भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना। टेक अस स्टेप बाय स्टेप टू रूइन हो सकता है। कैरी अस क्लोज, सबसे बढ़िया आंसर डी होगा कि कैरी अस क्लोज टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, यह हमें कहाँ ले जाता है? तो यह हमें विनाश के चौखट की ओर अग्रसर करता है, जो कि स्पष्ट रूप से 30 के डी में कहा गया है। तो इस तरह से हम लोग इस सेट के एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लिए। मैं एक बात जरूर कहूँगा आप लोगों से कि अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें और लाइक सभी वीडियोज़ को करें। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।